हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकित एंड यू आर वाचिंग बायोनेट। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इवोल्यूशन जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन ये किस तरह से डाइवर्सिटी को क्रिएट करता है, तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, वो है डाइवर्जेंस। मींस एक पॉपुलेशन जो है वो दो डिफरेंट ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाती है, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। तो आज हम इस स्प्लिटिंग की प्रोसेस को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिएशन। लेकिन स्पेसिएशन को जानने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि स्पीशीज क्या होती हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि आपस में ब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम स्पीशीज कहते हैं। और ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किसी और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ सक्सेसफुली ब्रीड नहीं करते। तो सक्सेसफुली का मतलब है ब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना। अगर जो ऑर्गेनिज्म ब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो उनको भी हम सिमिलर स्पीशीज में कंसीडर नहीं करते। सो स्पीशीज आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट मेट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अगर वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो हम उन्हें सिमिलर स्पीशीज में कंसीडर नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है स्पेसिएशन। तो अगर हम स्पेसिएशन की बात करें तो स्पेसिएशन जो है एक ऐसी इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिससे कि न्यू स्पीशीज अराइज होती हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन थ्रू जेनेटिक डाइवर्जेंस एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मींस पेरेंट पॉपुलेशन जो है वो दो ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाती है। दिस लीड्स टू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो दो ग्रुप में स्प्लिट होने के कारण उनके बीच में जो जीन फ्लो है वो रुक जाता है। तो जीन फ्लो रुकने के कारण दोनों स्पीशीज जो है वो इंडिपेंडेंटली इवॉल्व करती हैं एंड दिस लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो स्पेशिएशन के लिए जो एक चीज इंपॉर्टेंट है वो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, दैट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो इस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बहुत से कारण हो सकते हैं। वो एक जियोग्राफिकल बैरियर भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट भी हो सकता है, बिहेवियरल चेंजेस भी हो सकते हैं, या फिर माइग्रेशन भी हो सकता है। तो इन्हीं कारण के बेसिस पर स्पेसिएशन को जो है वो 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन, पैरापेट्रिक स्पेसिएशन एंड सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। तो अगर हम एलोपेट्रिक स्पेसिएशन की बात करें तो इसमें पॉपुलेशन जो है वो जियोग्राफिकली सेपरेटेड हो जाती है ड्यू टू फिजिकल बैरियर, जिसकी वजह से जीन फ्लो जो है वो प्रिवेंट हो जाता है। इसमें जो है वो सेपरेटेड पॉपुलेशंस जो हैं उनके बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाती है ड्यू टू जियोग्राफिकल बैरियर्स। तो जियोग्राफिकल बैरियर्स की बात करें तो उसमें माउंटेन्स भी आ जाते हैं, रिवर्स आ जाएंगी, ओशंस आ जाएंगे, ग्लेशियर्स आ जाएंगे और डेजर्ट आ जाएंगे। तो इस स्पेसिएशन में जो है वो बैरियर्स की वजह से पॉपुलेशन जो है वो स्प्लिट हो जाएगी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन के ग्रुप में किसी भी तरह की मेटिंग नहीं होगी। दिस लीड्स टू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो इस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से दोनों ही ग्रुप्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली इवॉल्व करेंगे। तो इस इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन की वजह से जो है वो नई स्पीशीज जो है वो क्रिएट होगी, दैट लीड्स टू द स्पेसिएशन। तो अगर हम एलोपेट्रिक स्पेसिएशन के एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आएगा स्नैपिंग श्रिम्प। तो अगर हम स्नैपिंग श्रिम्प की बात करें तो ये जो है अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस में पाए जाते हैं। इनकी 15 पेयर्स ऑफ स्पीशीज जो हैं 15 पेयर्स ऑफ स्पीशीज जो हैं वो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन में पाई जाती हैं। सो टोटल जो है वो इनकी
30 स्पीशीज जो हैं वो पाई जाती हैं। तो इन 15 पेयर्स में से ईच पेयर में जो है वो 2 सिस्टर स्पीशीज पाई जाती हैं। तो सिनेरियो क्या है कि ये जो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन है उनको एक जियोग्राफिकल बैरियर डिवाइड करता है जिसे कि कहा जाता है इस्थमस ऑफ पनामा। तो इस इस्थमस ऑफ पनामा की वजह से तो पेयर की जो सिस्टर स्पीशीज हैं, तो एक सिस्टर स्पीशीज जो है वो अटलांटिक ओशन में पाई जाती है और दूसरी सिस्टर स्पीशीज जो है वो पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। तो ये दोनों सिस्टर स्पीशीज जो है वो एक दूसरे से जियोग्राफिकली आइसोलेट है ड्यू टू ए जियोग्राफिक बैरियर, और वो बैरियर है इस्थमस ऑफ पनामा। तो ये जो है एक क्लासिकल एग्जांपल है एलोपेट्रिक स्पेसिएशन का। तो टोटल 15 पेयर्स हैं जिसमें से एक सिस्टर स्पीशीज जो है वो पैसिफिक ओशन में पाई जाती है और दूसरी सिस्टर स्पीशीज जो है वो अटलांटिक ओशन में पाई जाती है। तो इस तरह से ये सभी सिस्टर स्पीशीज जो हैं वो एक दूसरे से जियोग्राफिकली आइसोलेटेड है, एंड दिस जियोग्राफिक आइसोलेशन लीड्स टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड फाइनली लीड्स टू द स्पेसिएशन। इसका एक और क्लासिकल एग्जांपल है, वो है ग्रैंड कैनन स्क्वेल। तो अगर हम ग्रैंड कैनन स्क्वेल्स की बात करें तो ये जो स्क्वेल्स हैं वो काफी टाइम पहले जो थी वो एक ही स्पीशीज थी, लेकिन कैनन फॉर्मेशन की वजह से, सो दिस इज द कैनन, तो इस कैनन फॉर्मेशन की वजह से जो है एक माउंटेन जो है वो साउथ रिम और नॉर्थ रिम में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इस डिवीजन की वजह से ये जो स्क्वेरल्स की पॉपुलेशन है वो भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गई। जो स्क्वेरल्स नॉर्दर्न रिम में पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है कैबीब स्क्वेरल्स, और जो साउथ रिम में पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है एबर्ड स्क्वेरल। तो इस जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से जो है ये दोनों पॉपुलेशन जो है जियोग्राफिकली सेपरेट हो गई एक दूसरे से। तो इस जियोग्राफिकल सेपरेशन की वजह से ये जो है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गई, मींस इनके जीन पूल्स जो हैं वो सेपरेट हो गए। तो जीन पूल की सेपरेशन की वजह से ये इंडिपेंडेंटली इवोल्व हुए। तो इस इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन की वजह से जो है वो 2 नई स्पीशीज में जो है वो कन्वर्ट हो गए, एंड दैट लीड्स टू द स्पेसिएशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। तो अगर हम पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन की बात करें तो इसमें स्मॉल ग्रुप जो है वो अपनी पेरेंट पॉपुलेशन यानी कि मेन पॉपुलेशन से जो है वो स्प्लिट हो जाता है। तो इस स्प्लिटिंग का कारण जियोग्राफिकल बैरियर भी हो सकता है या फिर माइग्रेशन हो सकता है, मींस वो जो है किसी दूसरी जगह जो है वो माइग्रेट हो गई या फिर उन्होंने जो है किसी न्यू आइसोलेटेड हैबिटेट को जो है वो कॉलोनाइज कर लिया। तो अगर कोई स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करता है, इसे कहा जाता है फाउंडर इफेक्ट, विच इज ए टाइप ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो फाउंडर इफेक्ट की वजह से जो ये स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन है उसमें जो है वो रेयर एलील्स जो है वो कॉमन हो जाते हैं, जो कि पेरेंट पॉपुलेशन में जो थे वो काफी ज्यादा रेयर थे, लेकिन इस पॉपुलेशन में जो है वो काफी ज्यादा कॉमन हो जाते हैं, एंड दैट लीड्स टू द रैपिड इवोल्यूशन, एंड दिस रैपिड इवोल्यूशन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो एलोपेट्रिक स्पेसिएशन में जैसे कि हमने देखा था कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है ड्यू टू जियोग्राफिकल बैरियर, लेकिन पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन में जो है एक बहुत छोटा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो पेरेंट पॉपुलेशन से स्प्लिट हो जाता है या फिर माइग्रेट कर जाता है नई जगह में। तो इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है लंदन अंडरग्राउंड मॉस्किटो। तो कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ मॉस्किटोज जो थे वो लंदन सबवे टनल में माइग्रेट कर जाते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, और वहां पे जो है वो अलग से इवॉल्व करते हैं, मींस उनकी फीडिंग बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं और ब्रीडिंग हैबिट्स में चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो सरफेस मॉस्किटो थी जो कि पेरेंट पॉपुलेशन थी उनसे वो जो है वो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, एंड दिस लीड्स टू द पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन, मींस
पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन इसलिए क्योंकि स्मॉल ग्रुप ऑफ मॉस्किटोज जो थी वो पेरेंट पॉपुलेशन से अलग हुई। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। तो अगर हम पैरापेट्रिक स्पेसिएशन की बात करें तो इसमें एडजेसेंट पॉपुलेशन में चेंज आता है, और इसमें जो है वो किसी भी प्रकार का फिजिकल बैरियर या फिर जियोग्राफिकल बैरियर नहीं देखा जाता। इसमें जो है वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है वो डिफर करती हैं। तो इस डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आते हैं। तो इस टाइप की स्पेसिएशन में जो है वो एक तरह से इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट डेवलप होता है, और वो ग्रेडियंट जो है वो टेम्परेचर भी हो सकता है, सॉइल कंडीशंस भी हो सकती हैं, या फिर पोल्यूशन भी हो सकता है। तो डिफरेंट इन्वायरमेंट की वजह से जो है वो डिफरेंट एडेप्टेशंस जो है वो डेवलप होती हैं ऑर्गेनिजम्स में। तो जब ऑर्गेनिज्म डिफरेंट एडेप्टेशंस को डेवलप करते हैं तो ये इनके बीच में मेटिंग को जो है वो रिड्यूस कर देता है। तो ग्रुप्स के बीच में मेटिंग रिड्यूस होने से जो है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाती हैं। तो इसी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से जो है वो स्पेसिएशन होती है। तो इस टाइप की स्पेसिएशन में जो है वो फिजिकल बैरियर या फिर जियोग्राफिकल बैरियर नहीं देखा जाता। इसमें जो है वो सिंपली इन्वायरमेंट चेंज होती है। तो इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट एडेप्टेशंस को जो है वो डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो है वो इकोलॉजिकल नीश भी चेंज हो जाता है। तो उन चेंज्ड इन्वायरमेंटल कंडीशंस में जो है वो डिफरेंट एडेप्टेशंस को डेवलप कर लेते हैं। डिफरेंट एडेप्टेशंस को डेवलप करने की वजह से जो है उनकी मेटिंग टाइम में चेंजेस आ जाती हैं। तो उनकी मेटिंग टाइम में वेरिएशन की वजह से जो है उनके बीच में मेटिंग जो है वो प्रिवेंट हो जाती है, उनके बीच में जेनेटिक फ्लो जो है वो रुक जाता है, एंड दिस लीड्स टू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, एंड दिस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन लीड्स टू द स्पेसिएशन। तो इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है, वो है मेटल टॉलरेंट ग्रास नियर माइंस। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कुछ ग्रास जो है वो मेटल कंटेमिनेटेड सॉइल में जो है वो ग्रो करते हैं। तो उस मेटल कंटेमिनेटेड सॉइल में उन्हें सरवाइव करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए जो है उनके फ्लावरिंग टाइम में जो है वो चेंजेस आ जाते हैं। तो उनका जो फ्लावरिंग टाइम जो है वो अलग होता है एज कंपेयर टू द ग्रास दैट ग्रोज इन नॉर्मल सॉइल, जिसकी वजह से जो है ये दोनों स्पीशीज जो हैं वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाती हैं। तो इस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से ये जो है वो दो स्पीशीज में जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसमें जो आप देख सकते हैं कि एक तरह से इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है। सो दिस इज द ग्रास ग्रोन इन हेल्दी सॉइल, and this is the hybrid zone, and this is the grass grown in contaminated soil। तो इस इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट की वजह से जो है एक ग्रास की स्पीशीज जो है वो दो डिफरेंट स्पीशीज में जो है वो कन्वर्ट हो रही है, एंड दैट लीड्स टू द पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। इसमें जो है वो कोई भी जियोग्राफिकल बैरियर नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट की वजह से जो है वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो रही है, एंड दिस लीड्स टू द स्पेसिएशन। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। तो अगर हम सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन की बात करें तो इसमें जो है वो स्पीशीज जो है वो सेम जियोग्राफिकल एरिया में जो है वो इवॉल्व होती हैं। मीन्स यहाँ पे कोई भी जो है वो जियोग्राफिकल बैरियर नहीं होता और किसी भी प्रकार का इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट नहीं होता, लेकिन फिर भी स्पीशीज जो है वो दो ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाती हैं ड्यू टू बिहेवियरल आइसोलेशन। Behavioral isolation is due to the polyploidy, and polyploidy leads to chromosomal incompatibility। तो polyploidy जो है वो प्लांट्स में काफी ज्यादा कॉमन पाई जाती है। सेकंड आता है होस्ट शिफ्ट। ठीक है, कोई स्पीशीज जो है वो अपने होस्ट को चेंज कर लेती है, तो होस्ट के चेंज होने की वजह से जो है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाती है। एंड सेक्सुअल सिलेक्शन, सेक्सुअल सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो कोई फीमेल जो है वो एक ही टाइप के मेल को जो है वो प्रेफर करती है मीटिंग के लिए, एंड दिस लीड्स टू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मीन्स जैसे कि ब्लू कलर की फिश है, तो ब्लू कलर की फीमेल जो है वो
ब्लू कलर के मेल को ही प्रेफर करेगी मेटिंग के लिए। जो ऑरेंज कलर की फीमेल है वो ऑरेंज कलर के मेल को ही प्रेफर करेगी मेटिंग के लिए। तो इस मेटिंग प्रेफरेंसेस की वजह से जो है वो दो स्पीशीज जो हैं वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाती हैं एंड दिस लीड्स टू द स्पेसिएशन। तो ये सारे कारण जो है वो सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि जेनेटिक और बिहेवियरल चेंजेस लीड्स टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड दिस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन लीड्स टू स्पेसिएशन। तो इसमें जो है वो एप्पल मैगट फ्लाइज का एग्जांपल आएगा। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एप्पल मैगट फ्लाइज। तो अगर हम एप्पल मैगट फ्लाइज की बात करें तो इनका जो ओरिजिनल होस्ट है वो है हॉथॉर्न ट्री, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है वो वहाँ पे जहाँ पे ये ट्रीज पाए जाते हैं वहाँ पे एप्पल ट्रीज को जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया। इनमें से कुछ मैगट फ्लाइज ने जो है वो अपनी होस्ट को जो है वो शिफ्ट कर लिया फ्रॉम हॉथॉर्न टू एप्पल ट्री। तो इस होस्ट की शिफ्टिंग की वजह से जो है ये फ्लाइज जो थी वो सिमिलर होस्ट वाले पार्टनर के साथ ही मेट करती थी। मींस ये फ्लाइज जो थी वो उसी के साथ मेट करती थी जो कि सेम फ्रूट पर फीड करता हो एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टू पॉपुलेशंस, ठीक है, दैट इज एप्पल फ्लाइज एंड हॉथॉर्न फ्लाइज। तो एप्पल फ्लाइज जो थी वो आपस में मेट करती थी और हॉथॉर्न फ्लाइज जो थी वो भी आपस में मेट करती थी, लेकिन ये एक दूसरे के साथ मेट नहीं करती थी, जिसकी वजह से एक सिंगल स्पीशीज जो है वो दो पॉपुलेशंस में जो है वो स्प्लिट हो गई एंड दिस लीड्स टू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इन सेम ऑर्चार्ड। सो दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। तो अगर हम इन चारों टाइप्स को समराइज करें तो सबसे पहले है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, जिसमें कि एक पेरेंट पॉपुलेशन जो है वो दो ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाती है ड्यू टू जियोग्राफिकल बैरियर। और ये जियोग्राफिकल बैरियर माउंटेन भी हो सकता है, रिवर भी हो सकती है, ग्लेशियर भी हो सकता है या फिर ओशन भी हो सकता है। फिर आता है पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। तो पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन की बात करें, इसमें से जो है वो स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है वो पेरेंट पॉपुलेशन से स्प्लिट होके किसी आइसोलेटेड जगह पर चले जाते हैं एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द फाउंडर इफेक्ट। और इस आइसोलेटेड ग्रुप को जो है वो फाउंडर ग्रुप भी कहा जाता है एंड दिस लीड्स टू द पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। फिर आता है पैरापेट्रिक स्पेसिएशन, जिसमें कि इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट रोल प्ले करता है। इस टाइप की स्पेसिएशन में जो है वो डिफरेंट हैबिटेट्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट की वजह से। तो डिफरेंट हैबिटेट्स में सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट एडेप्टेशंस डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में मेटिंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है एंड दिस लीड्स टू द डाइवर्जिंग ऑफ स्पीशीज। फिर आता है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन में ना ही कोई जियोग्राफिकल बैरियर होता है ना ही कोई इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट होता है। इसमें जो है वो बिहेवियरल शिफ्ट आ जाती हैं ऑर्गेनिजम्स में ड्यू टू पॉलीप्लॉइडी, सेक्सुअल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन एंड दिस लीड्स टू reproductive isolation and finally leads to the formation of new species. So that's all from speciation. फिर next आता है हमारे पास previous year questions. तो ये क्वेश्चन जो है वो CSIR नेट 2017 में पूछा गया है। तो क्या बोलता है ये क्वेश्चन, A species of grass grows around a mine area having patches of heavy metal contaminated soil. Some of the population of the species grew selectively on the soil that was contaminated with heavy metals. Over a period of time, through the tolerant and non-tolerant grass population were continuously distributed and not separated by geographical barriers. They eventually evolved different flowering times and become different species. So what kind of speciation would you call this? तो ये जो है वो एग्जाम्पल है पैरापेट्रिक स्पेसिएशन का, क्योंकि इसमें जो है वो इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल विद हैवी मेटल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, दैट इज पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो CSIR नेट 2020 में पूछा गया है। द पॉपुलेशन ऑफ स्क्वेरल्स
evolved across two regions separated by a large geographical barrier. Over a long period of time, these populations are reproductively and geographically isolated from each other. This is an example of, तो यहाँ पे जियोग्राफिकल बैरियर की बात की गई है, तो क्लियरली यहाँ पे एलोपेट्रिक स्पेसिएशन की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर होगा एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। ये क्वेश्चन जो है वो CSIR ने 2019 में पूछा गया है। Which one of the following statement is correct for the process of speciation? तो ऑप्शन 1 है एलोपेट्रिक स्पेसिएशन अकर्स बिटवीन एडजेसेंट पॉपुलेशंस। एडजेसेंट पॉपुलेशन जो है वो पैरापेट्रिक स्पेसिएशन की प्रॉपर्टी है, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। फिर सेकंड ऑप्शन है पैरापेट्रिक स्पेसिएशन में अकर बिटवीन जियोग्राफिकली सेपरेटेड पॉपुलेशन, ये भी गलत है क्योंकि ये एलोपेट्रिक का स्टेटमेंट है। थर्ड वन है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन अकर विद इन वन कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन, ये स्टेटमेंट ठीक है। फिर फोर्थ ऑप्शन है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन अकर व्हेन कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन आर फ्रेगमेंटेड। तो अगर पॉपुलेशन जो है वो फ्रेगमेंटेड हो जाएगी तो उसमें जो है वो जियोग्राफिकल बैरियर्स आ जाएंगे, और जियोग्राफिकल बैरियर्स जो हैं वो एलोपेट्रिक स्पेसिएशन में होती है, ना कि सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन में। तो ये ऑप्शन भी जो है वो गलत हो जाता है। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।